वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर जैसे ही शुरू करते हैं, आपको ये समझना होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसा चीज जो आपको इन्वायरमेंट में मिल रहा है और वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो वो होते हैं रिसोर्सेज। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर? वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है कि वो आपके कल्चर में एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो चाइनीज लोग बहुत सारा चीज खा सकते हैं क्योंकि उनके कल्चर उनको अलाउ करता है, और हमारा कल्चर हमको अलाउ बिल्कुल नहीं करता है कि हम वैसी चीजें खाएं। तो हमारा कल्चर और उनका कल्चर अलग अलग है। दोनों लोग का जैसा एक्सेप्टेशन है वो अपना खाते हैं, जैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं वो खा लेते हैं। दूसरा क्या बात है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का क्या मतलब है कि आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आज से 1000 साल पहले या 3000 साल पहले जाएं तो हमारे पास सोना नहीं था, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमारे पास सच में सोना नहीं था। धरती में सोना तो था, हम निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम जमीन से वैसे सोना निकाल पाए। समझ में आ रहा है? तो ये बात है कि टेक्नोलॉजी ही नहीं है उस चीज को एक्सेस करने के लिए, तभी भी वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकता। मान लो जमीन में पानी है और हम जमीन के ऊपर हैं, प्यास लग गया, मेरे पास वैसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जमीन से पानी निकाल के ऊपर पी सके, तो क्या वो पानी मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं है। ठीक है। तीसरा बात, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकली फिजिबल का ये मतलब है कि अगर मान लो कि मैं 100 रुपया खर्चा कर रहा हूं मिट्टी से सोना निकालने में, ये मिट्टी है, मिट्टी से मैंने सोना निकाल दिया, 100 रुपया इसमें खर्चा लगा। जब ये सोना मैं बेचने गया तो मैंने किसी को दिया, तो ये मुझे दे रहा है इस 100 रुपया का मतलब 50 रुपये। बोल रहे तेरा सोना 50 रुपये का, भाई सोना 50 रुपये में ही मैं लूंगा। तो फिर ये हमारे लिए जो है ये घाटे का बिजनेस है, तो मैं इसको बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता हूं। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का ये मतलब है कि इकोनॉमिकली मैं अगर इसमें 100 रुपए डाल रहा हूं तो 200 रुपए कमा सकूं। ऐसी चीजों को हम रिसोर्स बोल सकते हैं। तो एक बार मैं समझा देता हूं रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी चीज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं, लेकिन उनको 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। पहला कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? रिसोर्सेज। अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, देन दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। समझ में आया रिसोर्सेज क्या होता है? ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो किसी भी रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन होता है, एक बनाता है ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। अब ह्यूमन इंस्टीट्यूशन जो है ये ह्यूमन इंटरेक्ट करता है ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मतलब कि टेक्नोलॉजी नेचर से, और नेचर से इंटरेक्ट करके करने के लिए इसको लगता है टेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी में आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें बीच में लिखा होगा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इंटरेक्ट करता है नेचर से और टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी लेगा, नेचर से इंटरेक्ट करेगा, और इसके लिए उसको ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ता है। तो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एक ऐसा संस्थान होता है जिसमें ह्यूमन को सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है, और काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, तो वो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि अगर हमको खुदाई करना है तो उसमें बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ेगा, अलग अलग स्किल लोगों का जरूरत पड़ेगा, नॉन स्किल लोगों का जरूरत पड़ेगा, है ना? तो वो सब चीजें हमारी मिलकर ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट वी नीड ह्यूमन टू इंटरेक्ट विथ द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्सेज को यूज करके अगर कोई भी चीज बनाता है तो उस चीज को हम लोग बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो कि मैंने आयरन निकाला जमीन से, और जमीन से जो आयरन मैंने निकाला है इसका मैं यूज करूंगा और इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा अलग अलग रिसोर्सेज में। जैसे कि ये मेरे लिए लोहा सीधा कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर इस लोहे को मैं बना देता हूं रेल का पटरी, या बना देता हूं एरोप्लेन, या बना देता हूं ट्रक, तो इससे क्या होगा? वो मेरे लिए अलग अलग रिसोर्सेज बन गए जिनका यूज अब मैं अलग अलग कामों में कर सकता हूं। तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक बात और कि रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना बढ़िया बात है। और रिसोर्सेज क्या क्या है हमारे लिए? तो ह्यूमन भी एक तरीके का रिसोर्स है, इंसान के लिए तो इंसान भी रिसोर्स है। क्यों? अगर इंसान ही नहीं होंगे तो हमारे रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बना कौन रहा होगा? क्योंकि इंसान ही तो जाते हैं और फिर रिसोर्सेज को निकाल के उनको रिसोर्स बनाते हैं। क्योंकि रिसोर्स निकाले हम, ये रिसोर्स जो जमीन से निकला है, जैसे कि मान लो मैंने सोना निकाल दिया,
ये सोना तभी मेरे काम आएगा जिसमें मैं इसका गहना बना पाऊं, और गहना बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए? बीच में आदमी चाहिए। अगर ये आदमी ही नहीं हो तो इस रिसोर्स को रिसोर्स मतलब जैसे गहना बना सकता है कोई? इस रिसोर्स को कोई गहना बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो क्या ये जो गोल्ड स्मिथ है जो मेरे लिए सोना को बदल के ज्वेलरी बना रहा है, क्या वो मेरे लिए एक रिसोर्स है? तो ह्यूमन भी एक तरीके का रिसोर्स ही है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ेंगे। इसका बाद से सारा पार्ट जो है कट चुका है सिलेबस से। आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस जब आप पढ़ेंगे तो रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि अगर हम बेसिस लेते हैं, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक सोर्स से निकाल सकते हैं रिसोर्सेज को, या एबायोटिक सोर्स से भी निकाल सकते हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज दोनों जगह से आ सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया है कि ओरिजिन के बेसिस पे दो भाग है, एक बायोटिक एक एबायोटिक। तो दूसरा पार्ट है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे ये हो सकता है कि एग्जॉस्ट हो जा रहा हो तो फिर से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, और एक एग्जॉस्ट हो रहा हो लेकिन वो बन भी रहा हो। तो अगर एक एग्जॉस्ट ही हो गया तो नॉन रिन्यूएबल हो गया। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एक बार तो फिर से दोबारा वो नहीं बनेगा। और एक होता है रिन्यूएबल, मतलब कि वो एग्जॉस्ट हो भी रहा है उसी साथ साथ वो बन भी रहा है, तो रिन्यूएबल है, मतलब वो दोबारा बन सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद से जो तीसरा बेसिस है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगर ऑनरशिप के बेसिस पे बांटते हैं तो चार आ सकते हैं इसके टाइप्स। जैसे कि किसी इंडिविजुअल को वो रिसोर्सेस बिलोंग करते हो, या किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, या किसी नेशन को बिलोंग करते हो, या किसी इंटरनेशनल चीजों को बिलोंग करते हो। मतलब कई सारी चीजें जो होती हैं वो इंटरनेशनल तौर पे यूज की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज चार चीजों में ऑनरशिप के तौर पे देखा जाए तो चार लोगों को बिलोंग कर सकती है। और एक लास्ट है कि अगर हम मानते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट अभी कैसा चल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर हम रिसोर्सेस को बांटते हैं तो तीन टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। एक तो रिजर्व हो सकता है, दूसरा डेवलप स्टॉक हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कि वो आपके पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब वो यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन आगे चल के उसको यूज किया जा सकता है। आपके एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका नेचुरल रिसोर्स, एक हो सकता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को अब दो पार्ट में फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो होता है उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते होते हैं। कंटिन्यूअस, जिसको फ्लो बोल सकते हैं, उसमें एयर और वाटर आ जाता है। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो होते हैं इसको भी हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाता है फॉरेस्ट, जिसको नेचुरल वेजिटेशन बोल देते हैं, और एक हो जाता है वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहां तक समझ में आया, याद हुआ? अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल पे। नॉन रिन्यूएबल भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं लेकिन रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलेबल हो सकता है, जैसे कि कुछ मेटल या प्लास्टिक जो होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। भले उसको ये नहीं कर सकते हम लोग, रिन्यू नहीं कर सकते हैं, रिन्यूएबल नहीं होता है लेकिन रिसाइकलेबल होता है। ठीक है, तो रिसाइकिल कर सकते हैं उसको। और या हो सकता है नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल में फॉसिल फ्यूल आ जाएंगे, उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। लेकिन वही प्लास्टिक वगैरह आप देख रहे थे कि रिसाइकिल किया जा सकता था, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। अब हम बात करते हैं उधर जो छोड़ के आए थे, ह्यूमन। तो ह्यूमन का दो ही हो सकता है रिसोर्सेज। एक तो ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन जो है वो होते हैं, जितने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं वो कौन बना कर रखा हुआ है? ह्यूमन बना कर रखे। स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, सब ये सब कौन बना कर रखा हुआ है? और स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, ये सब इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब चीजें जो है, कोर्ट, जज, ये सब बना के जो रखा हुआ है, ह्यूमन बना के रखा हुआ है, जो कि आपके लिए रिसोर्सेज है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। और एक और टाइप होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, वो होता है क्वालिटी और क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपका ये फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है। एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। खैर, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कम बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे शुरू में माना जाता था ऐसा कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो फ्री में मिलते हैं और ये नेचर के गिफ्ट होते हैं। तो अगर ये नेचर के गिफ्ट है तो इसको हम जितना चाहें वो यूज कर सकते हैं। और लोग ऐसे चीजों में, ऐसे मेंटेलिटी में रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए। ये जो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, वो हमारे देश पे, आज दुनिया पे पड़े। तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं? सबसे पहला बात कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ हाथों में दे दिए गए, कुछ हाथों में, और वो लोग कुछ लोगों का फायदा के लिए, मतलब कुछ
कुछ लोगों के हाथ में था तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिए और उनसे फायदा तो कुछ ही लोगों को हो रहा था लेकिन नुकसान सबको हो रहा था। अगर माइनिंग करने के लिए किसी एक आदमी को दे दिया जाता है कि चलो तुम माइनिंग कर लो, तो अगर वो माइनिंग करना शुरू करता है तो पैसा सारा उसी अरबपति या खरबपति को जा रहा होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन वहां से जो धुएं उठ रहे हैं, वहां पे जो गड्ढा बन गया है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन है ना, नॉइज पोल्यूशन, उसके वजह से उसके अगल बगल के लोग क्या अफेक्ट होंगे। तो फायदा तो सिर्फ एक का हो रहा है, नुकसान तो सबका हो रहा है। यही बात है कि कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्सेज चले गए थे और वो जब यूज कर रहे थे तो बाकी लोगों को नुकसान हो रहा था, तो कुछ लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों के हाथों में जो रिसोर्सेज है, इससे क्या हो गया था कि अमीर के हाथ में रिसोर्सेज जाएगा, क्योंकि गरीब के हाथ में तो जाएगा नहीं। गरीब कैसे खरीद सकता है यार माइनिंग साइट या वगैरह, है ना, या किसी भी रिसोर्स को वो कैसे ही खरीद सकता है। गरीब गरीब को खुद को खाना खरीदने में प्रॉब्लम है। तो बात ये है कि कुछ अमीर लोगों के हाथों में चला गया था। अब अमीर क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज को और एक्सप्लॉइट करके बेचते थे और जिसकी वजह से अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जाए। तो जो अमीरी और गरीबी का जो ग्राफ है, जो आसपास में हुआ करता था, उसके बीच में डिफरेंसेस जो थे वो और भी ज्यादा बढ़ गए। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। और तीसरा पॉइंट के बारे में हम ये बात करेंगे कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया इन लोगों की वजह से। पहला कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, दूसरा ओजोन लेयर डिप्लीट करने लगा, लैंड डिग्रेडेशन होने लगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैलने लगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो दुष्प्रभाव हैं जो ज्यादा रिसोर्सेस यूज करने की वजह से हमें देखने को मिली। अगर रिसोर्सेस को इसी तेजी से, इसी दर से, अगर इसी रेट से हम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते रहे बहुत सालों तक, तो हो सकता है कि जो धरती हमारा प्लेनेट है वो डेंजर में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमको कुछ सोचना होगा। और एक और बात है कि जो हम इस तेजी से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। उसके अलावा हो क्या रहा है कि हम दूसरे जानवरों का भी घर छीन लेते हैं। कई बार आपने ओरांगुटान नाम का एक बंदर का नाम सुना होगा, वो अभी नहीं मिलता है क्योंकि हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किए और वो खत्म हो गया, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं ताकि हम लोग पेपर बना सके। जैसे कि डोडो पक्षी का आपने नाम सुना होगा, मॉरिशस में पाई जाती थी, तो वो भी खत्म हो गई क्योंकि हम लोग ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सब चीजों को धीरे धीरे। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है इसको रोकना होगा, नहीं तो इस दर से अगर हम चलते रहें, इस रेट से अगर हम चलते रहें, तो हमारे पृथ्वी का जो अंत है, अर्थ का जो फ्यूचर है वो एकदम ही डेंजर में है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का सबसे पहले दिमाग में लाना होगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होता है कि मतलब तुम भी जियो, किसी और को भी जीने दो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो हम डोडो को मार के खत्म कर दिए, या टाइगर खत्म होने पे जा रहा है, शेर खत्म होने पे जा रहा है, लियोपार्ड खत्म होने पे जा रहा है, तो ये सब चीजें खत्म क्यों हो रही है देश से, ये दुनिया से खत्म क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम जिंदा हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी मारते रहें, सताते रहें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि खुद तो जियो लेकिन बाकी लोगों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको है, तो सबको जीने दीजिए। अच्छा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है एक पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा पार्ट है, चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चीज है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सिर्फ उसका पार्ट है। तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि जब आप ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करें, ऐसे तरीके से रिसोर्सेज का यूज करें कि उन रिसोर्सेज का जो इफेक्ट है वो आपके फ्यूचर जनरेशन पे ना पड़ जाए। जैसे कि आप उतना ही रिसोर्सेज यूज करें कि आपके यूज करने के बाद भी रिसोर्सेज जो है आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं कि आपके फ्यूचर जनरेशन के जो रिसोर्सेज है आप उसमें से नहीं कटौती कर रहे हो, या आपके फ्यूचर जनरेशन में रिसोर्सेज के लिए नहीं तड़प रहे हो। जैसे आज पानी खर्चा करने का बात हो गया, तो पानी इस हिसाब से खर्च कीजिए, जो जितना आपको जरूरत है उतना ही खर्च कीजिए, बाकी पानी बचा दीजिए ताकि आपके जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं उनको वो मिल जाए। आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, इतना स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं कि आज से 30 साल या 40 साल बाद हो सकता है सारे ग्लेशियर पिघल जाए और धरती डूब जाए और सारे लोग मर जाए, खत्म हो जाए। तो ये बात है कि हमको क्या करना चाहिए कि हर चीजों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चूंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सबमिट किया गया था बहुत साल पहले, मतलब 1992 में, और इसका नाम दे दिया गया रियो डी जेनेरियो समिट। जून का महीना था और होता क्या है कि यहाँ पे जून के महीना में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, कहाँ है? ब्राजील में है। यहाँ पे सारे 100 हेड्स ऑफ द कंट्री आते हैं और वो इस समिट में शामिल होते हैं।
ये जो था ग्लोबल लेवल पे सबमिट हो रहा था, इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे और इनका कारण क्या था आने का, क्योंकि अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो ये देख रहे थे, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अर्जेंट प्रॉब्लम था, इसलिए ये आए थे। अब इस समिट में ये इस पे साइन करने वाले थे, जो कि इसको ये साइन करते हैं। साइन करने के बाद से इनके दिमाग में एक और बात आता है कि एक और ये चीज साइन कर लेते हैं अपने में आपस में बात करके, उसका नाम होता है एजेंडा 21। तो सर एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक एजेंडा है जिसमें कि ये लोग बोले थे कि 21 मतलब कि 21st सेंचुरी तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का तारीख बता दिए थे ये लोग, 21st सेंचुरी से पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। करने का तरीका क्या है, ये लोग सबसे पहले अपने अपने लेवल पे चाहते थे कि एजेंडा 21 चले। ये जो एजेंडा 21 है वो साइन हुआ था अनसेड में। अनसेड का क्या मतलब है? UNCED का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका फुल फॉर्म है। इसमें यहाँ पे ये लोग साइन किए थे अपना एजेंडा 21। एजेंडा 21 के तहत ये चाहते थे कि जो भी डैमेजेस हो रहे हैं ग्लोबली, इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो चल रहे हैं उनको कॉम्बैट करना है। डिजीजेज जो फैल रहे हैं दुनिया भर में उनसे कॉम्बैट करना है। जो पॉवर्टी है आपके इलाके में उससे कॉम्बैट करना है। अब इतने सारी चीजों को 100 देशों में कॉम्बैट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होगा वो अपना देखेगा, इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। अगर सब लोग अपना अपना कंट्रोल करते हैं तो सबका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी किसी को किसी भी देश से जरूरत पड़ती है तो हम सब लोग मिलकर बाकी जिसको जिसका जरूरत होगा उसको हम लोग हेल्प करेंगे और इस तरीके से हम पूरे दुनिया को अच्छा और सुंदर बना के रखेंगे। एजेंडा 21 के तहत हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे।